आप लोग का स्वागत है आरएमएस क्लास पर। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बाबू ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का भाग ख पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले का वाले लाइव क्लासेस भी देखे होंगे। ठीक है, तो पिछले वाले लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किया तो आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, डेली 10 AM लाइव क्लासेस चलते हैं बाबू, 10 AM टू लेकर के 11 AM तक। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये तो टाइम स्कूल टाइम नहीं है बाबू, पर जानते हैं कि आप सब लोगों का क्या होगा, सेंटर टेस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए, तब तो स्कूल जाना कंपलसरी है ही नहीं। ठीक है, तो आप 10 AM टू 11 AM फ्री होंगे तो आप आकर के जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी अभी स्टार्ट है, ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें वो आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको टू द पॉइंट जितने भी बुक में है वो टू द पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको सारे बुक में जितने भी बीटीबीसी बुक में आंसर क्वेश्चन दिया है वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन में जितने हैं वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा। ठीक है बाबू, आपको क्या मिलेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा जिससे आप सोल्यूशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर। चल, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? चलो आंसर दे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दे। कहते भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? जल्दी। न रे, ऑप्शन नंबर ख, भारत में 2001 में 19.27% भूभाग पर क्या था, वनों का विस्तार था। ठीक है, चलो पुनः आ जाओ कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एक जवाब देवे कि नहीं है? कोई जवाब ना? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कहा है 20.55%। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो कब है। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट कब है? 2005 ईस्वी में। ठीक है, नोट करते जाइए पॉइंट। थर्ड पर आ जाओ, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में, बिहार झारखंड मिक्स में, सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताए मैं कि भी ना। खत्म। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिला है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी ना। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का, यानी क्या, कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य में एकरा में मत नोट कर, एकरा में समझ कि भारत के 188, जो भारत में 188 आदिवासी जिला है सिंपली। ठीक है, जेकरा में पूरा देश का कुल कितना प्रतिशत है, सिंपली ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर का होता है ख, 60.11%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? एमपी में। ठीक है, चलो, अब यदि प्रतिशत के हिसाब से जाओगे तो कहाँ हो जाएगा? प्रतिशत के हिसाब से जाओगे कहाँ जाएगा? अंडमान निकोबार में। ये क्या हो गया? एरिया के हिसाब से है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में लगभग 90% जो है भाग पर क्या है, वन का विस्तार है। ठीक है, चलो
ये क्या है, एरिया के हिसाब से। वन संरक्षण में प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत कर किया गया है बाबू? 3 भाग में ना। एक हो जाता है आरक्षित वन, एक हो जाता है रक्षित वन, और तीसरा हो जाता है क्या, अवर्गीकृत वन। ठीक है। चलो, कहाँ से भेजा नहीं रे। नेक्स्ट आता, 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में, ठीक है, तो 1991 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है। ठीक है बाबू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है बाबू? वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर। इसमें अनुच्छेद भी था, ठीक है, तो उसका अनुच्छेद को भी याद रखिएगा। सब जाए कहाँ रे, कोई है क्या? आज सब गायबे हैं, आज तीनों के तीनों। ले जाओ। एक एनजीपी एनजीओ के बानकी रिपोर्ट में 1948 में विश्व में कितने कितने विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर क्या था, वन का विस्तार था बाबू? किसने भूमि कितने था बाबू? 4 अरब हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है बाबू, तो 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वो अफ्रीकी कन्वेंशन। आज समझने की बेस्ट बेटलैंड कन्वेंशन कब हुआ था? तो बेटलैंड कन्वेंशन 1971 या 72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक सेकंड करो। ठीक है, 1971 या 72 ईस्वी में हुआ था। कब, कौन था? बेटलैंड कन्वेंशन। तो 1968 में कौन कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाने वाला जीव क्या है? घड़ियाल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर होता है। नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक वन विस्तार कहाँ पर है? तो जानते हो बाबू कि मैंग्रोव वंश किसको कहते हैं? सबसे पहले मैंग्रोव वंश किसको कहते हैं कि यानी समुद्र तक के तट के किनारे भी जितने भी वन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव वंश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है बाबू? यानी समुद्र के तट कहिए या तो कोई नदी के तट पर पाए जाने वाले वन वन को भी हम जनरली मैंग्रोव वंश कहते हैं। ठीक है, तो इसका लगभग जो 60% भाग है वो कहाँ पर है? सुंदरबन के है। लगभग कितना बाबू? 60%। तो सुंदरबन कहाँ पर है जानते हो? सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आता है टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है बाबू? मलेरिया में होता है कि कैंसर में होता है कि एड्स में होता है कि टीबी में? तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। ठीक है, और इसमें टेक्सोल के बारे में और जानते हो, कैंसर में इसका कैसे इलाज होता है? टेक्सोल कहाँ से निकलता है? चीड़ के छाल से निकाला जाता है। किससे के छाल से निकाला जाता है? चीड़ के छाल से। चरक का संबंध किससे है? तो चरक का संबंध किससे है बाबू? भारत देश से। ठीक है, चरक संहिता, इन्होंने चरक काम जो है, चरक ने चरक संहिता में आपको क्या मिलेगा? इसमें दवाइयों के बारे में जितने भी अपने आयुर्वेद के बारे में जितने भी जानकारी मिल रहा है आपको, तो सारी जानकारी चरक संहिता से ही आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्या है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए कह रहे थे, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति कैसी है? तो बिहार में हम क्या लिखेंगे कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति
वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। ठीक है। चलिए, बंटवारे के बाद वनों से संपन्न कई जगह झारखंड में चले गए हैं। और कुछ बचे भूभाग का हम कृषि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलो, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। ठीक है, तो वन विनाश में कौन कौन के कारण है बाबू? तो सबसे पहले क्या करेंगे? वन को जो मैंने क्या करता हूँ, पेड़ काटना हो जाएगा वन विनाश में। कृषि योग्य भूमि बनाना दूसरा हो जाएगा। उद्योग धंधों के लिए जमीन खाली कराना। ठीक है। और इसमें उद्योग धंधे के लिए जमीन खाली हो गया, कृषि योग्य भूमि बनाना, पेड़ काटना, और क्या हो जाएगा? वन विनाश में और कौन कौन का कारण हो जाएगा? आभूषण छोड़ते सजावट तथा अन्य कामों के लिए बेतहाशा लकड़ी काटना इत्यादि। लघु में कह रहा तो 3 पॉइंट काफी है, 4 पॉइंट लिख लिए हम। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। ठीक है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें, यानी वन का जो है पर्यावरण के रूप में क्या महत्व है। ठीक है बाबू, तो वन सबसे पहले हमें क्या देगा? वन के कारण हमें क्या मिलती है? वर्षा मिलती है। वन के कारण हमें क्या मिलती है? हवा मिलती है। वन के कारण हमें क्या मिलते हैं? खाने लायक फल मिलते हैं। ठीक है, और वन के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग शांत रहता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? वातावरण के तापमान को नियंत्रित करते हैं। एक ही चीज है, वातावरण के तापमान को नियंत्रित करता है। CO2 की मात्रा ज्यादा नहीं होता पाता, CO2 की मात्रा को भी नियंत्रण करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, क्या करें? वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। ठीक है, तो वन्य जीव जो वन्य जीव धीरे धीरे कम रहे, उसका 4 कारण कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला कारण क्या हो जाएगा? उनके आवास को छीनना, उनके प्राकृतिक आवास को छीनना। अब कहिए ये पॉइंट कैसे है? जैसे मान लीजिए कि जंगल है, जंगल में क्या करे, पहले से हाथी हिरन ये सब रहता है, और वहां पर एक बहुत बड़ा रिलायंस का प्लांट बन रहा है। तो रिलायंस का प्लांट बन रहा है तो वहां का जंगल को हमें काटना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आपने जंगल काट दिया तो क्या हो जाएगा? वहां पर जो रहने वाला हाथी, शेर, हिरन, भालू, बकरा, बकरी जो भी है, उन सबको तो हटना पड़ेगा। तो हटने के बाद उसका मान क्या है कि वन्य जीव का हासी हो ना, या तो हाथी मर जाएगा या तो कुछ न कुछ तो घटना ही घटेगा ही। तो उससे हानि हुआ किसका? वन्य जीव का, यानी उसके प्राकृतिक आवास को छीनना। सेकंड पॉइंट, आर्थिक लाभ। वही है कि आर्थिक लाभ क्या होगा? ठीक है, तो पैसा कमाने के उद्देश्य से हम जानवरों को बेच देते हैं। जैसे जानवरों को जो सबसे बड़ा बाजार है वो क्या है? आप लोग जानते हैं बाबू, चाइना है। ठीक है,
तो बहुत सारे जानवर को, जैसे हम हिरन के कस्तूरी निकालने के लिए हम हिरन को मार देते हैं, बाघ के छाल निकालने के लिए हम लोग बाघ के मार देते हैं, ठीक है, कि बाघ की छाल हो जाएगा, ठीक है। कछुआ से भी, कछुआ को खाने में भी उपयोग करते, तो हम कछुआ को मार देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो रहा है, आर्थिक रेवेन्यू, पैसे के लिए नहीं करते हैं। तो पैसे के लिए जानवरों की कालाबाजारी करना भी काफी बड़ा वन जीवों के हाथ में काफी बड़ा कारण है, ठीक है। तीसरा मान लीजिए प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, ठीक है। सनी ना आया है तो तुहनी कितना आया था, ये के हैं के रे, हम ये को लिखन के हम खाली से पढ़ा रहे थे, कोई है जुड़ल कहाँ है, कोई है हमारा बुद्धि सिखा में थे। सुतल सुतल तू वाले हैं, अभी फिर से उठ के आओ। नेक्स्ट है, तो प्रदूषण के कारण क्या हो जाएगा, प्रदूषण के कारण, चलो तो प्रदूषण के कारण पर चर्चा करते हैं। तो प्रदूषण के कारण कौन कौन सा हो जाता है, वो प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है, जानते हैं कि अम्ल वर्षा का भी चर्चा करते थे कि अम्ल वर्षा कैसे होता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा होने के कारण क्या हो जाता है, अम्ल वर्षा होने के कारण क्या हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। मृदा प्रदूषण हो जाएगा, उसमें जो उसका आवास नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अम्ल वर्षा होगा तो जनरली उन लोग का आवास तो पक्का कहीं तो नहीं होता है कि अम्ल वर्षा झेल सकता है, ठीक है। उन लोग का आवास निजीकरण तरह से, यानी पेड़ के छाल हो गया इत्यादि ही होता है, तो अम्ल वर्षा को झेलने में सहायक नहीं हो पाता, ठीक है, प्रदूषण के कारण, ठीक है। उसका प्राकृतिक आवास लिया तो प्रदूषण के कारण हो गया। चौथा में हमने क्या क्या लिख रहे हैं, चौथा में एक और लिख लेते हैं, कौन कौन हो गया, प्राकृतिक आवास छीन लिया, आर्थिक लाभ हो गया, और हो जाएगा प्रदूषण के कारण हो गया, चार में करा एक और कुछ तो हो जाएगा, वन जीवों के हाथ में शिकार करना, ठीक है। शिकार करना भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा रीजन है कि हम जानवरों को जो मार देते हैं, तो शिकार करने के उद्देश्य, यानी अपने मनोरंजन के ही उद्देश्य से जो किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, वन जीव का हासिल हो रहा है, क्योंकि उससे क्या धीरे धीरे वो जीव घटते ही जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, वन जीवों का ह्रास हो गया ना, अब क्या है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें, ठीक है। तो सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करने से पहले थोड़ा सा इसको पॉइंट हमें समझना चाहिए, ठीक है। चलो, तो वन सहयोगी रीति रिवाज क्या हो जाता है, जैसे बाबू हम लोग के यदि आदिवासियों में तो एक अलग तरह पेड़ पेड़ पौधे का क्या है, त्योहार ही होता है, ठीक है। चलिए, कि जैसे वे कोई कोई पेड़ होगा जिसको वो काटते भी नहीं, उन सबको पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग भी पेड़ का पूजा करें, जैसे पीपल का हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, बर हो गया, ठीक है, बरगद का पेड़, यानी तो इन सब पेड़ों को हम क्या करते हैं, इन सब पेड़ों को हम जनरली नहीं काटते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काटने पर क्या होगा, पाप होगा, ठीक है। तो इस रीति रिवाज के कारण भी क्या हो रहा है, पीपल का पेड़ बच रहा है, तुलसी का पौधा बच रहा है, बरगद का पेड़ भी बच रहा है। कब हम काटते हैं, जब काफी विकट परिस्थितियां ही आ जाती है, तभी हम पीपल और बरगद के पेड़ को काटते हैं, ठीक है। तो इस रीति रिवाज के कारण क्या होगा, पीपल के पेड़ भी बच गया, बरगद के भी पेड़ बच रहा है, और तुलसी का पेड़ भी बच रहा है, ठीक है। चलो, और तो ये तो वन के संरक्षण में काम है, वन्य जीवों का संरक्षण में क्या हो जाता है, कुछ कुछ जो आदिवासी को जो जनजातियां होती है वो क्या करती हैं, कि वो शिकार तो करते हैं, बात सही है, ठीक है, मगर वो क्या करते हैं कि जो यदि कोई गर्भवती है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई जानवर है जिनका उनको शिकार करना है, वो गर्भवती होती है, तो उनका शिकार वे आदिवासी लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, और जिनको उनका प्रजनन का जो समय होता है, मान लीजिए कि एक मंथ कोई प्रजनन का समय है, तो उस समय में वे लोग जंगल में जाते ही नहीं है, ठीक है, ताकि उनके प्रजनन पर कोई बाधा उत्पन्न न हो, ठीक है। तो ये उन लोग क्या मानते हैं, वो अपना रीति रिवाज मानते हैं कि यह उनका कर्तव्य है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, वन और वन जीवों का संरक्षण हो पाता है, ठीक है। चलो, तो चिपको आंदोलन का उल्लेख तो पहले ही हो गया है। अब आ जाते हैं कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, ठीक है। चलिए,
तो कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या होता है बाबू? तो लिख सकते हैं कि कैंसर के रोग के लिए कौन सा उपचार होता है? टैक्सोल ना, टैक्सोल नामक से क्या होता है? कैंसर का उपचार होता है। ठीक है, और टैक्सोल कहाँ से निकलता है? चीड़ के पौधे से, कि चीड़ के पौधे के छाल से प्राप्त करते हैं टैक्सोल को। ठीक है, तो वन का एक क्या है? कैंसर के रोग के उपचार में यदि चीड़ का पौधा ही नहीं होगा तो टैक्सोल बनेगा कहाँ? यदि टैक्सोल ही नहीं होता कैंसर का उपचार कहाँ से होगा? ठीक है, चलिए हम लिख सकते हैं ना, ये कैंसर रोग के उपचार के लिए जरूरी जरूरी पदार्थ जो टैक्सोल हो वो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए कैंसर के रोग उपचार में वन का काफी अधिक है।